नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज सबसे पहले उस नागरिकता संशोधन कानून की बात जिसके साथ अब कमिंग सून जुड़ गया है। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस कानून को लेकर नियम अधिसूचित करने वाली है। इसलिए आज हमने इस खबर पर सत्ता की सबसे एक सरल कुंजी तैयार की है। फिर अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण होगा। कोर्ट ने इस केस की एसआईटी जांच से तो इनकार कर दिया है, लेकिन सेबी को जांच के लिए 3 और महीने का वक्त भी दिया है। इसके मायने क्या हैं, असर क्या होगा और इस खबर से निवेशकों में क्या माहौल है, ये भी देखेंगे। आज केजरीवाल की भी बात करेंगे, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज केजरीवाल ने ईडी से ही कुछ सवाल पूछ लिए। केजरीवाल की प्रश्नावली में कौन कौन से सवाल हैं और बीजेपी क्या कह रही है, इस पर भी नजर डालेंगे। आज एक बड़ी खबर केरल से भी आई, जो प्रधानमंत्री मोदी के साउथ समागम का आखिरी पड़ाव था। पीएम ने आज त्रिशूर में महिला सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि पिछली सरकारों ने नारी शक्ति को कम आंका। पीएम ने यह भी कहा कि हमने जो गारंटी दी उसे पूरा किया। आज सत्ता में हम आपको मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के खेत भी दिखाएंगे, जिन पर महाराष्ट्र में ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया गया है। 5 जनवरी को दाऊद इब्राहिम के 4 खेतों की नीलामी होनी है। इस पर भी हमने ग्राउंड जीरो से एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट जो रील है वो तैयार की है। आज एक गुड न्यूज मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से भी आई है, जहां नमीबियाई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका वीडियो भी शेयर किया। कूनो में पिछले कुछ दिनों में हुई कई शावकों की मौत के बीच ये एक अच्छी खबर है। 2024 के लिए नया पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें यूएई के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली बताया गया है। भारत का पासपोर्ट 193 देशों की लिस्ट में 66वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान के पासपोर्ट को आखिरी 5 देशों में जगह मिली है। पाकिस्तान की तरह ही वहां के पासपोर्ट के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम एक ऐसे कानून की बात करने जा रहे हैं जिसके जरिए कुछ वर्ष पहले अफवाहों से एक जमीन तैयार की गई। उस जमीन का इस्तेमाल कई लोगों ने अपने अपने स्वादानुसार किया, अपना एजेंडा चलाने के लिए किया। मजहबी एजेंडा जीवियों ने इस कानून पर भ्रम के डोरे डाले, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग कानून और उसके मकसद को ठीक से पढ़े और जाने बगैर ही इसका विरोध करने लगे। वोट वाली सियासत हो या आंदोलन का किसी पैने हथियार की तरह सेलेक्टिव इस्तेमाल, हर मोड़ पर इस कानून को चोट पहुंचाई गई और जानकारी के अभाव में भ्रम बढ़ता गया। इस कानून का नाम है CAA। नाम तो सुना होगा और याद भी होगा आपको। इस कानून के सामने सेलेक्टिव मजहबी एजेंडे का पहाड़ खड़ा हो गया था, इसलिए इसे लागू करने का काम रुक गया था। लेकिन अब इस कानून के लागू होने की आहट फिर से सुनाई दे रही है और नागरिकता संशोधन कानून की इसी आहट के साथ सियासी माहौल भी बनने लगा है। आज इसी पर हमने सत्ता की एक ऐसी कुंजी तैयार की है जो इस देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए, क्योंकि इस कुंजी में अफवाह नाशक तथ्य हैं। दरअसल सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की तैयारी कर ली है? क्या देश में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है? और क्या इसके लिए चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हो जाएंगे? अब इन सवालों की वजह क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही CAA के लिए नियमावली जारी कर देगी। एक बार फिर नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा और नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच इसे लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। इस खबर के आते ही देश में एक बार फिर से सियासी तापमान महसूस होने लगा है। सबसे पहले हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, फिर अफवाह नाशक कुंजी आपके सामने खोलेंगे। सरकार ये कानून 5 साल पहले लाई, आज कानून को क्रियान्वित करने जा रही है। पर ये जो बुनियादी मसला है वो तो उच्चतम न्यायालय के सामने अभी भी खुला है कि क्या धर्म एक्स्ट्रा टेरिटोरियली या टेरिटोरियली नागरिकता का आधार हो सकता है या नहीं। जो विरोध जो हो रहा था उन सबको नज़रअंदाज करके ये कानून पारित कर दी।
अब इतने साल क्यों लग रहे हैं उनको रूल्स नोटिफाई करने में? अब इसको जाहिर है कि उसके चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमेशा एक निर्वाचन के पहले इस तरीके का खेल जो है सीए को लेके भारतीय जनता पार्टी करती है, बंगाल की जनता सब समझती है। कई बार होता है कि हर चीज़ जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा है क्या? भारत के संविधान के हिसाब से आप नागरिकता को कभी किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, और दिक्कत यह है कि ये कानून नागरिकता को सीधे न सीधे या समझ लीजिए एक बैकहैंड के तरीके से उसको धर्म के साथ जोड़ना चाहता है। दरअसल जिस कानून के आधार पर भ्रम फैलाकर वर्ष 2019 में एक आंदोलन खड़ा किया गया, आज उस कानून को लेकर एक तथ्य हम फिर से अपने न्यूज मित्रों को बताना चाहेंगे, और ये बात सबको नोट कर लेनी चाहिए कि सीए नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। फिर भी कुछ लोगों ने नफे नुकसान के मुताबिक अपने अपने तरीके से इसके सच को जनता के बीच तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज हमने उस पर एक चार्ट भी बनाया है। सच यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि सीए नागरिकता छीनने का कानून है। सच यह है कि इस कानून के जरिए 3 देशों के आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन भ्रम यह फैलाया गया कि भारत से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निकाल दिया जाएगा। सच यह है कि असल में सीए 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन भ्रम फैलाया गया यह देश से कुछ मुस्लिमों को निकालने की साजिश है। इसे और स्पष्ट समझने के लिए सत्ता की एक और कुंजी आपके सामने खोलते हैं, जिसमें सीए की पूरी एबीसीडी है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में 3 देशों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ये देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जिन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जानी है, उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के वो लोग शामिल हैं जो अपने मुल्क में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद 3 देशों के 30 से 40 लाख लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। यह संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों पर आधारित है। फिर भी बहुत से लोगों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताया, लेकिन सच यह है कि मुस्लिमों को नागरिकता देने का काम पुराने कानूनों द्वारा संचालित होता रहेगा। एक और जरूरी बात, इस कानून का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी गैर मुस्लिम इन देशों से भारत आएगा उसे नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक समय सीमा तय की गई है। धार्मिक तौर पर पीड़ित गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में रह रहा है तो वो इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसे गृह मंत्रालय भी कई बार स्पष्ट कर चुका है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह साफ कर दिया कि सीए को लेकर सरकार के मन में कोई संदेह नहीं है, सीए लागू होगा। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीए कर नहीं दे, मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। अब आपको इस नागरिकता संशोधन कानून की पूरी क्रोनोलॉजी भी दिखा देते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद 2019 में फिर से मोदी सरकार बनी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2020 में यह कानून बन गया। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है
कि सब नियम कायदे तय हो चुके हैं और अब सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लागू भी कर सकती है। इस खबर के बाद आज हमने उस शाहीन बाग की राय जाननी चाहिए जो इस कानून के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। अब शाहीन बाग के लोग क्या कह रहे हैं, इस पर आपको एक रील दिखा देते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर सकती है और जानकारी ये मिल रही है कि इसी महीने इसे लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। अब इस पर शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं शाहीन बाग इलाके में हूँ। उन्होंने टीवी पे हमेशा यही कहा CAA NRC के दौरान कि वो पहले NRC कराएंगे, उससे पहले NPR कराएंगे और किसको लेंगे CAA में जो डिस्क्वालीफाई होगा। तो अभी तो न NRC हुआ न NPR हुआ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लेके है कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ है। कोई तो रोड पे पैदा हुआ तो कहाँ से लाएगा सर्टिफिकेट। सरकार बना के हम लोग को दे, उसके बाद आए हम पर चढ़ाई करे तो चलेगा। ऐसे थोड़े चलता है। हम लोग पहले भी बैठे हैं, आज भी बैठेंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर हम लोग फिर चढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो ये अभी तक क्वालिफाइड लिस्ट ही नहीं आई है। कौन कौन क्वालिफाई है? क्या किसी के पास NRC सर्टिफिकेट है? आपके पास या मेरे पास, किसी के पास भी क्या नेशनल हम हिंदुस्तान का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है? आज तक जब आप सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाए तो आप डिस्क्वालीफाइड लिस्ट कहाँ से निकालेंगे? NRC CAA का एक और भी है कि यहाँ वहाँ के अगर मुस्लिम्स या कहीं भी इंडिया में अगर आप किसी और धर्म को नागरिकता दे रहे हैं तो मुस्लिम्स को क्यों नहीं देना चाहते? आप मुस्लिम्स को भी दीजिए। कानून के विरोध में आप लोग बैठी थी, इतने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था, वो कानून सरकार फिर से लेके आ रही है। बैठेंगे तो बैठेंगे हम भी। फिर बैठ जाएंगी धरने पे? हाँ, जैसे पहले बैठे थी। पहले बैठे थे ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो डर नहीं लग रहा है? नहीं, डरना क्या हो गई है, इतने डरना क्या है, डरना तो नहीं है। और सत्ता में अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। हाल ही में दाऊद का नाम आपने सुना होगा जब पाकिस्तान में उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, और इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि कैसे पूरा पाकिस्तान दाऊद के इलाज में जुट गया था। उसके घर को हाईटेक अस्पताल बना दिया गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स दाऊद के इलाज में लग गए, पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी दाऊद के VIP ट्रीटमेंट को सुनिश्चित करने में जुट गए थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड दाऊद की हैसियत क्या है। जिस दाऊद को बीमार होने पर पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस पर भारत में आर्थिक स्ट्राइक की जा रही है। मतलब यह कि पाकिस्तान दाऊद की आवभगत कर रहा है, भारत में दाऊद की संपत्ति चुन चुन कर नीलाम की जा रही है। पाकिस्तान के लिए चुभने वाली एक और बात यह कि वो 30 साल से मोस्ट वांटेड दाऊद को सुपर संरक्षण दे रहा है, जबकि भारत में पिछले 10 साल में दाऊद की 11 संपत्ति नीलाम हो चुकी है। मुंबई में आतंकी हमले के जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम पर भारत में लगातार कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान चाहे उसे कितना भी संरक्षण दे दे, कितनी भी सुविधाएं दे दे, भारत में उसकी एक एक संपत्ति की बोली लगाई जा रही है और यह प्रक्रिया नॉन स्टॉप जारी है। अगली कार्रवाई महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होने वाली है, जहां दाऊद के 4 खेतों की नीलामी होगी। नीलामी के लिए निकाले गए ये खेत दाऊद की मां के नाम पर हैं। 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे मुंबई के सेफिमा यानी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के दफ्तर में नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि रत्नागिरी जिले के खेड़ में दाऊद का पैतृक गांव है। नीलामी के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया जा चुका है। इसकी जगह, इसकी तारीख तय हो चुकी है। ये नीलामी 3 तरीके से की जाएगी। एक ई-ऑक्शन होगा, मतलब ऑनलाइन नीलामी होगी। बंद लिफाफे के जरिए संपत्ति नीलाम की जाएगी। एक तरीका यह भी है कि वहां मौजूद लोग दाऊद की संपत्ति की बोली लगाएंगे। दाऊद इब्राहिम वो नाम है जो कभी महाराष्ट्र में संपत्तियों पर कब्जा करने, रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात था। आज उसकी हालत यह हो गई है कि गलत तरीके से अर्जित उसकी एक एक संपत्ति का हिसाब हो रहा है। एक एक करके नीलामी की जा रही है। दाऊद और दाऊद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के लिए चुभने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि यह संपत्ति दाऊद के पैतृक गांव में है। 5 जनवरी को जिन 4 खेतों की नीलामी होनी है, उसकी कीमत भी अब आप जान लीजिए। एक खेत
10,420 वर्ग मीटर का है, जिसकी रिजर्व कीमत 9,41,280 रुपए है। दूसरा खेत 8,953 वर्ग मीटर का है, जिसकी रिजर्व कीमत 8,08,770 रुपए है। तीसरा खेत 170 वर्ग मीटर का लगभग है, जिसकी रिजर्व कीमत 15,440 रुपए है। चौथा खेत 1,730 वर्ग मीटर का है, जिसकी कीमत 1,56,270 रुपए है। सब खेतों की कुल कीमत 19,21,760 रुपए है। इससे पहले दाऊद की संपत्तियों की नीलामी की जा चुकी है, जिसमें होटल, फ्लैट, दुकान से लेकर कई महंगी जमीनें शामिल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के खेतों की नीलामी इसके पहले भी सफेमा ने रखी थी, लेकिन उस वक्त कोई खरीदार सामने नहीं आया। अब दूसरी बार डॉन के खेत की नीलामी होने वाली है। 5 जनवरी को मुंबई में दोपहर 2 बजे नीलामी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉन का खेत आखिर खरीदेगा कौन। दरअसल पिछले 1 दशक से भारत सरकार लगातार दाऊद की आर्थिक कमर तोड़ने में लगी है और उसी कड़ी में ये भी शामिल है कि दाऊद के खेत को नीलाम किया जाएगा। इसके पहले दाऊद की कुल 11 संपत्तियों को नीलाम किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इससे पहले भी दाऊद के परिवार की कई संपत्तियों की पहचान करके उनकी नीलामी कर चुकी है। सरकार ने पहले दाऊद इब्राहिम के परिवार से संबंधित कई संपत्तियों की पहचान की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति नीलाम हुई थी, जिसमें 2 प्लॉट और 1 पेट्रोल पंप था। अप्रैल 2019 में नागपाड़ा में 600 वर्ग फुट के एक फ्लैट की नीलामी हुई थी, जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। साल 2018 में मुंबई में पाकमोडिया स्ट्रीट में 3 करोड़ 51 लाख रुपए में संपत्ति की नीलामी हुई थी, जिसका रिजर्व प्राइस 79,43,000 रुपए था। और सत्ता में अब बात करते हैं 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, जो आज जांच और छापेमारी के ऐसे जाल में फंसे दिखाई दिए कि उनका संकट लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो दूसरे हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। आज दोनों ही मुख्यमंत्रियों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कई करीबियों के खिलाफ ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इन 2 वजहों से आज दिल्ली से लेकर झारखंड तक भारी ठंड के बीच राजनीतिक विमर्श में काफी गर्मी रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक हमले किए। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जहां आज फिर से एक तरफ अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने पर तुले थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें कट्टर बेईमान कह रही थी। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होने का नोटिस मिला था। अरविंद केजरीवाल को यह तीसरा नोटिस था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस के जवाब में ईडी से ही सवाल पूछ लिए, यानी सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना था, लेकिन अब वो ही ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कुछ बहुत दिलचस्प सवाल है। सीएम केजरीवाल ने ईडी को लिखा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के संबंध से मिलता जुलता संबंध फिर से भेज दिया। पहले की तरह मैं फिर से कहता हूं कि मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। इस संबंध का उद्देश्य कोई जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते मैं इसमें व्यस्त हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारी में भी मैं लगा हुआ हूं, लेकिन अगर आप कोई सवालों की फहरिस्त भेजना चाहें तो मैं उनका जवाब दूंगा। कुल मिलाकर जिस ईडी को सवाल पूछना था, अरविंद केजरीवाल उससे ही सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की मुसीबत इससे कम हो गई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। अरविंद केजरीवाल पर आज बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस दोनों ने ही मिलकर हमला किया। बीजेपी ने कट्टर बेईमान कहा तो कांग्रेस ने कहा आरोपों पर इस्तीफा मांगने वाले अब जांच एजेंसी से भाग रहे हैं। हमने इन तीखे राजनीतिक हमलों पर एक छोटी सी रील बनाई है, वो देखिए, फिर आपको एक और सीएम की जांच वाली कुंजी दिखाएंगे। हम उनकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो जितने समन भेज लें, जितने केस कर लें, जितनी गिरफ्तारियां कर लें, हम फिर भी पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है,
उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। ईडी अगर गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो ईडी तो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आज की तारीख में देश में किसी भी आदमी को ईडी जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब लोकपाल के बिल को लेकर उछलकूद मचाते थे अरविंद केजरीवाल, तो ये कहते थे कि जरा से भी संदेह किसी नेता पे हो जाए उसको अपनी पूरी इंक्वायरी करवानी चाहिए लोकपाल। तो खुद जो व्यक्ति औरों के लिए इस तरीके के मापदंड तय करता था, वो खुद अपने मापदंडों में आज नीचे क्यों गिर रहा है? पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। और दिल्ली के बाद अब बात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलों की। आज हेमंत सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी ने रेत खनन घोटाले में आज सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार, एक डीएम और एक डीएसपी के ठिकानों पर छापे मारे। एक तरफ करीबियों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद हेमंत सोरेन अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई है। ईडी हेमंत सोरेन को इस मामले में 7 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके कारण अब उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय मानी जा रही है। इस बीच झारखंड में बीजेपी इस बात के कयास लगा रही है कि हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी ने यह साफ किया कि हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अभी सिचुएशन जो अभी पैदा हुई है, तो एक प्रकार से जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। कुल मिलाकर ये नया साल देश के 2 राज्यों के सीएम के लिए नई चुनौती लेकर आया है। दोनों सीएम जांच एजेंसी और गिरफ्तारी के चक्रव्यूह में फंस गए। खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने की मांग खारिज कर दी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से भी उसने इनकार कर दिया। और अडानी ग्रुप के खिलाफ जिन 2 मामलों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, सेबी को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश भी दे दिए। अडानी ग्रुप के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता इन तीनों खबरों से निराश हैं, जबकि अडानी ग्रुप इससे खुश है। अडानी ग्रुप इतना खुश है कि खुद इसके चेयरमैन गौतम अडानी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था सत्यमेव जयते। उन्होंने ये भी लिखा कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते में मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत के विकास की इस कहानी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। करीब 1 वर्ष पहले 2023 के जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई खुलासे किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा था और उस जांच पर नजर रखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। तब से अडानी ग्रुप को कई झटके लग चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अडानी ग्रुप इन झटकों से उबर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को अडानी ग्रुप अपने लिए राहत वाला मानकर चल रहा है। हालांकि सेबी की जांच अभी भी जारी है। दरअसल अडानी ग्रुप के खिलाफ 24 मामले सेबी के पास पहुंचे थे, उनकी शिकायत हुई थी। इनमें से 22 मामलों की जांच सेबी कर चुका है
अब सिर्फ 2 मामले बचे हैं। याचिकाकर्ता ने सभी मामलों की जांच सेबी के हाथ से लेकर एसआईटी से कराने की मांग की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच सेबी से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी एक्सपर्ट कमेटी की जगह एक्सपर्ट्स की नई कमेटी बनाने की मांग भी की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई पुरानी कमेटी के साथ बहुत अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति में काम करना बंद कर देंगे। सेबी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जांच को ट्रांसफर करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ठोस वजह के अभाव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सेबी से कहा कि भारत सरकार और सेबी इस पर गौर करेंगे कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा कानून का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि ऐसा हुआ है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सेबी से कहा कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह कि क्या आज का फैसला अडानी ग्रुप के लिए राहत वाला है या इसमें अभी सेबी की जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए गए अपने फैसले में अडानी समूह को बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 मामलों में जांच के लिए 3 माह का समय प्रदान किया है, जबकि कुल 24 मामले थे और सेबी पहले 22 मामलों में जांच कर चुकी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन मांगों को खारिज कर दिया जिनमें सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन है या कंपनी है बाहर की, उसका काम ही ये है कि मार्केटों में ऊपर नीचे उसको कराया जाए, उसमें हलचल करी जाए। इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि सेबी की रिपोर्ट जो है उसकी प्राइमेसी होगी और कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं आ सकती। कोर्ट का जो फैसला आया है, जो रिकमेंडेशन लागू करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, अगर सरकार उनको उनकी लेटर एंड स्पिरिट में लागू करती है तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और वह बदलाव एक मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म को खड़ा करेगा। अगर सेबी ये चाहता कि ये जो जांच है ये एक निष्कर्ष तक पहुंचती तो बहुत पहले पहुंच सकती थी। सेबी चाहती तो बहुत पहले इस मामले की तह में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती। अडानी ग्रुप के रास्ते से जो तलवार टंगी हुई थी या उनके सिर पर जो तलवार टंगी हुई थी, यूं कहें तो वो एक तरह से हट गई। आगे के लिए एक लेसन मिल गया है। लेसन ये है कि आपकी शेयर की प्राइस अगर अनयूजुअल तरीके से ऊपर जा रही है या आपकी जो वैल्यूएशन है, पीई रेशियो, बुक वैल्यू, अगर नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से हटके वो जा रही है तो मुझे लग रहा है कंपनी को भी सुधर रहना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर बहुत ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं और अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है। अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की बात कही गई थी। ये हिंडनबर्ग के आरोप थे। इन्हीं आरोपों पर जांच शुरू हुई थी। तब अडानी ग्रुप को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अडानी ग्रुप के शेयर्स ने वापसी की। फिलहाल सेबी की जांच वाली सुई इस मामले पर है। आगे क्या नतीजा निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। और सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां पूरी रामनगरी भगवान राम की धुन में मस्त है, जहां जोर शोर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पूरा अयोध्या भक्ति के रंग में रंग चुका है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अयोध्या के कोने कोने से अपडेट दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको कुछ सेकंड में बताते हैं कि आज की तारीख में अयोध्या धाम कितना सुंदर लग रहा है, कितना भव्य दिख रहा है।
आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जिसका हम सभी को इंतजार था, और इंतजार भव्य रामलला मंदिर का। हमारे ठीक पीछे में TV9 भारतवर्ष जो आपको तस्वीर दिखा रहा है, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उस भव्य रामलला की मंदिर की है। परागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। अगर इस मंदिर की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट की है, चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट की है, और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट की है। 3 मंजिला इस मंदिर में प्रत्येक दरवाजे की जो है वहाँ पे अलग अलग दरवाजे होंगे, और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई जो है 20 फीट की होगी। और तो आज से 19 दिन बाद रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। भगवान की नित्य पूजा के लिए पुजारियों की ट्रेनिंग चल रही है। जिनकी देखरेख में ये ट्रेनिंग हो रही है उनका नाम है पंडित विट्ठल जी। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने तैयारी और ट्रेनिंग को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसी तरह कठिन ट्रेनिंग से पुजारियों को भी गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुल 6 महीने की कठिन ये ट्रेनिंग होती है। इसमें नवनियुक्त पुजारियों को रोज सुबह 3 बजे उठना होता है। सुबह 4:30 बजे से घंटों तक ट्रेनिंग चलती है। सुबह 4:30 से लेकर रात के 8:30 बजे तक त्रिकाल संध्या, प्रातःकाल संध्या, मध्य संध्या और विभिन्न प्रकार की जो भी परंपराएं हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। खास बात, पुजारियों की बहुत ही व्यवस्थित भोजन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जिन अर्चकों का चयन किया गया है उन्हें ट्रेनिंग तक परिवार से बात करने की इजाजत नहीं होती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें लिखित और मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि 2 पुजारी छोड़कर चले गए हैं। कठिन ट्रेनिंग करने वाले फिलहाल 22 पुजारी बचे हैं। पूरा प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? अर्चकों की नियुक्ति के लिए नए आवेदन ट्रस्ट ने निकाले, तो 3000 आवेदन भरे गए थे, जिनमें से 24 फार्म भर करके कंप्लीट करके उत्तीर्ण करके परीक्षा से अभ्यर्थी आए, तो जिनको शिक्षा दीक्षा के लिए कहा गया, तो जिसमें से 2 ने स्वेच्छा से छोड़ दिया था और 22 ने अपना ट्रेनिंग के लिए स्वीकार किया, और अब वर्तमान में विगत मास से वो ट्रेनिंग में है। और हम आपको बता दें, जो पुजारियों की ट्रेनिंग चल रही है वो बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है। उसके विजुअल तक, उसकी तस्वीर तक सामने नहीं आ रही है, और कहा जा रहा है कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी ये पुजारी सबके सामने होंगे। लेकिन इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।